किसी दलित घर में बाबूजी का फोटो देखा है आपने? जो इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ है बाबा साहब के विचार पर। जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जहाँ-जहाँ सरकारी कंपनी की ज़रूरत है, वहाँ सरकारी कंपनी हम बनाएँगे और जहाँ-जहाँ प्राइवेट की ज़रूरत है, वहाँ हम प्राइवेट बनाएँगे। और आज लाखों लाख दलित अच्छा पैसा कमाते हैं पब्लिक सेक्टर से। किसी ने दलित के घर में नेहरू का फ़ोटो देखा है आपने? राजीव गांधी ने जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो शुरू किया था, एक-एक दलित को हमारे जेएनयू में 3-3 4-4 नौकरी मिल गई। किसी ने राजीव गांधी का जो है फ़ोटो अपने घर में रखा है। कि वो खलनायक की भूमिका में कैसे दलित समाज ने ही तब्दील कर दिया। अभी ये कुछ ही मेन दिन स्ट्रीम मीडिया पहले ने तारीफ नहीं की, लेकिन जिस मिडिल क्लास के निर्माण में जगजीवन बाबू की एक बड़ी भूमिका थी, क्या वही मिडिल क्लास उनको खलनायक के रूप में पेश किया? और कमल भारती साहब ने लिखा है कि ये तुलना अनावश्यक थी। अंबेडकर और बाबूजी की तुलना अनावश्यक थी। जी। ना है, मुझे भारत में आज भी कोई भी बता दे कि उनके गाँव में, उनके एरिया में कोई दलित प्रधान, जेंटलमैन, एमएलए, एमपी या जो भी हो गवर्नर, जिसको लोग बाबूजी बाबूजी बिहार और यूपी में जानते हैं किसको कहते थे? बाबू साहब छत्री को, ठाकुर साहब जमींदारों को। को बोलते थे बाबू साहब, बाबू साहब, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। तो वह हैसियत बाबू जगजीवन राम ने बाय फ़ोर्स नहीं प्राप्त की थी। बाबूजी बोलते हैं 1957 में मैंने रेल सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ करने का आदेश जारी किया। 6 जुलाई बाबूजी अर्थात बाबू जगजीवन राम का स्मृति दिवस, परिनिर्वाण दिवस। दलित मुक्ति के मार्ग में बाबू जगजीवन राम की क्या भूमिका थी? उन्होंने क्या योगदान किया? इसकी समीक्षा, इसको स्मरण करना बेहद जरूरी है। अगर मैं समझूं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर सैद्धांतिक पक्ष थे दलित आंदोलन के, मुक्ति के, तो बाबू जगजीवन राम एक व्यवहारिक पक्ष थे। अंबेडकर युग में अंबेडकर के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। मैं एक संस्मरण कमल भारती साहब का पढ़ रहा था। वो मैं पढ़ के उसके एक छोटे से अंश में पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद चंद्रभान जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि बीएचयू में जब गए थे बाबू जगजीवन राम तो चंद्रभान जी उस समय छात्र थे, उस सभा में मौजूद थे। वो संस्मरण क्या है ये भी जानने की कोशिश करूंगा। कमल भारती साहब ने लिखा है और बहुत कल मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा आपको कि अंबेडकर और जगजीवन बाबू के बीच कोई तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों नेताओं के राजनीतिक मार्ग और विचार अलग अलग थे। पर कुछ भावुक अंबेडकरवादियों ने उनकी छवि खलनायक की बना दी। इन्हीं में एक रेवती राम थे, जो मेरे जनपद अर्थात सीतापुर में, जो मेरे जनपद में खंड विकास पदाधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन नाम नाम से लिखी। उनमें से कुछ बातें बहुत ही अभद्र थीं, जैसे बाबा साहब गौरवर्ण के थे, बाबूजी उसके विलोम थे। बाबा साहब महार थे जो सैनिक जाति है, जबकि बाबूजी चमार थे जो हीन जाति है। बाबा साहब की शिक्षा अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड में हुई थी और उन्होंने सर्वोच्च डिग्रियां हासिल की थी, जबकि बाबूजी की शिक्षा बीएचयू में हुई थी और वह सिर्फ बीएससी पास थे। बाबा साहब अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनके सामने बाबूजी को साक्षर ही कहा जा सकता है, इत्यादि। और लिख रहे हैं कमल भारती साहब कि विडंबना यह है कि इस पुस्तिका को छपने का कारक भी मैं था। यह पुस्तिका जब बाबूजी के हाथ में गई तो उसने ऐसी विपत्ति खड़ी की कि उसने मुझे सड़क पर पटक दिया। यह प्रसंग मैं आगे बताऊंगा, पहले बताऊं मामला क्या है। लेकिन बाबूजी नाराज नहीं हुए। बाद में उनको 2000 रुपए महीने का भेजते थे उनकी अपनी पत्रिका निकालने के लिए। क्या दलित दृष्टि में 80 का दशक है, इस पुस्तिका के छपने के बाद और बहुत सारे आंदोलन के बाद जगजीवन बाबू की भूमिका को कमतर करने का प्रयास शुरू किया
क्या उनको खलनायक के रूप में दलित मूवमेंट में पेश किया गया, तमाम मसले हैं। चंद्रभान जी के बाद सीधे चलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आखिर जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, उसमें बाबू जगजीवन राम की क्या भूमिका थी? चंद्रभान जी, स्वागत है। हाँ, पहले तो एक किताब मेरे हाथ में है, जी इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये लिखी गई है। ये जी। बाबूजी बहुत करीबी थे, बहुत उम्र में कम हैं। हम्म इन्होंने ही बीएचयू में वह जो है बड़ा सा जो हॉल है बीएचयू का, उसमें बाबू जगजीवन राम को इन्होंने इनवाइट किया था। और हम्म मैं उसमें थोड़ा रास्ते से भटक गया था, तो बीएचयू में कुछ कुछ समय में रहता था। तो जब इंजीनियर साहब ने बताया, राजेंद्र प्रसाद साहब ने, कि बाबूजी आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत पहले 2 घंटे पहले ही हाल में पहुंच गए। हम्म और मैं एकदम प्लेटफॉर्म के जहां मंच के पास चला गया, हम्म सिर्फ उनका चमकता हुआ कुर्ता और धोती देखने के लिए। हम्म मतलब इतनी सफेद और इतना नीट क्लीन, वो ड्राई क्लीन कराते थे या कहाँ से उस पर जो कपड़े पर जो लगता है टाइट करने के लिए, हम्म वह देखने के लिए गया था। और मतलब कि इतना सभा में इतनी शांति पूर्वक लोग बैठ गए थे, पूरा हॉल भर गया था कि एक एक बात उनकी जो कहते थे, लगता था लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसमें इस किताब में बाबू जगजीवन राम का एक जिक्र आता है, जो मद्रास में वो गए थे बाबा साहब के ऊपर एक गोष्ठी में भाग लेने के लिए, जी जिसका इंग्लिश में भाषण दिए थे, जिसका अनुवाद इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद साहब ने किया है। बाबूजी बोलते हैं, 1957 में मैंने रेल सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ करने का आदेश जारी किया। हम्म इस पर सवर्ण मुलाजिमों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और वह आदेश निरस्त कर दिया गया। यह हम्म केस उच्चतम न्यायालय में लाया गया, जहां मैं विजयी रहा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास एक भेजा हूं मैं, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एनुअल रिपोर्ट। हम्म उसमें शेड्यूल कास्ट, ये रिपोर्ट थोड़ी सी पुरानी है, 2-3 साल की। उसमें सारे रेलवे के कर्मचारियों का जिक्र है, जिनकी संख्या 13 लाख है। उनमें से शेड्यूल्ड कास्ट का जो पार्टिसिपेशन है 16.86%, अगर राउंड कर दिया जाए तो 17% भारत में शायद ही ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो जहां पर 15% कोटा पूरा हो। लेकिन ये रेलवे ही ऐसा क्यों है जहां पर 17% के आसपास शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, 15% शेड्यूल कास्ट का कोटा होता है। हम्म एक राम अवतार साहब है, रेलवे से अभी रिटायर हुए हैं, और वो हम समझते हैं 35 साल की सर्विस के बाद वो बोले थे, एक समय तो रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 22 लाख हो गई थी और शेड्यूल्ड कास्ट का पार्टिसिपेशन लगभग 19 या 20% था। एक हम्म बात यह, दूसरी बात यह है कि क्लास 1 में शेड्यूल्ड कास्ट का जो पार्टिसिपेशन है 13.57, यानी 14% ग्रुप ए में ऑफिसर्स रेलवे में हैं, 15% की जगह। ग्रुप बी में तो लगभग 18.81%, यानी 19% बी, ग्रुप बी में शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर्स हैं। कितना बड़ा चमत्कार है! क्या अपने आप हो गया, या बाबूजी ने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि रेलवे में इतने ज्यादा दलित लोग पहुंच गए कि कम होते होते भी आज 17% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा है, मेरे परिवार में मेरे सबसे बड़े अंकल, काका हम बोलते थे, कि बेटे 1952 में पोस्ट ऑफिस में बाबू हो गए। ये पासी बस्ती
की बात है, वो बाबू हो गए 1952 में। चमार समाज में से अनूप राम एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, वो भी 2 महीने बाद वहाँ पर बाबू लग गए पोस्ट ऑफिस में। और ये दोनों लोग अम्बेडकरवाद को हमारे गाँव में स्थापित किए। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2.5 साल 3 साल पहले मैंने 20 प्रोफ़ेसर्स थे, जो प्रोफ़ेसर्स हैं दलित समाज के, तमिलनाडु, केरल से लेकर के वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, ये सब राज्यों से 20 प्रोफ़ेसर्स से मैंने एक इंटरव्यू किया ऑनलाइन। उसमें मैंने ये सवाल पूछा था, बहुत सारे सवाल हैं, एक सवाल ये पूछा था कि क्या आप अपने माता-पिता से पूछ के बताइए, ये सब प्रोफ़ेसर्स मतलब कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर जो आप होने वाले हैं, क्या ₹10 की नोट आपके मोहल्ले में भँस सकती थी, एक्सचेंज हो सकती थी 1950 के आस-पास? उसमें से सिर्फ़ एक पंजाब में है, उनके घर छोटी-सी दुकान थी। उनका सिर्फ़ एक प्रोफ़ेसर का कहना है कि हाँ, हमारे गाँव में ₹10 की नोट फँस सकती थी। बाकी लोग यही बोलते थे कि लोगों के घरों में कॉइन्स होते थे। अगर ₹10 भी दलितों के घर में होते थे, तो वो 10 की नोट नहीं होती थी, 5 की या 2 की नोट नहीं होती थी, कॉइन्स होते थे, 4 आना 1 आना, 2 आना। तो उस 1952 में अगर मेरे घर कैश आ गया, ₹40 ही सही, तो मेरा परिवार तो आज इतने बड़े-बड़े पदों पर लोग पहुँच गए। तो पहला पोस्ट ऑफिस, दूसरा पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ, एक ही डिपार्टमेंट मिले हुए थे, और फिर बाद में रेलवे। दलित मिडिल क्लास का जो है की पैदाइश पोस्ट ऑफिस और रेल से हुई है। और बाबू जगजीवन राम के बारे में अब इससे बड़ी बात क्या कहना है। मुझे भारत में आज भी कोई भी बता दे कि उनके गाँव में, उनके एरिया में कोई दलित प्रधान, जेंटलमैन, एमएलए, एमपी या जो भी हो, गवर्नर, जिसको लोग बाबूजी, बाबूजी बिहार और यूपी में जानते हैं किसको कहते थे? बाबू साहब छत्री, को, ठाकुर साहब जमींदारों को बोलते थे बाबू साहब, बाबू साहब, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। तो वह हैसियत बाबू जगजीवन राम ने बाय फ़ोर्स नहीं प्राप्त की थी, बल्कि बाय हिज एबिलिटीज़, उनका बोलने का संस्कार, उनका इंग्लिश पर कमांड। जो हाई स्कूल में जब वो मदन मोहन मालवीय गए थे आरा के हाई स्कूल में, तो इन्होंने इंग्लिश में उनका स्वागत भाषण दिया, तो इतने प्रभावित हो गए कि इनको बीएचयू ले गए और वहाँ पर बिड़ला फेलोशिप इनको दिलवाया इन्होंने, और वहाँ से इन्होंने इंटर किया। फिर बाद में बहुत सारा जातीय संघर्ष भी करना पड़ा, तो कलकत्ता चले गए, वहाँ से बीएससी फर्स्ट क्लास में इन्होंने प्राप्त किया, डिग्री प्राप्त की। तो ये फिर कृषि मंत्री बने। कृषि मंत्री बन करके इन्होंने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। अब इसमें मजे की बात तो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी भी बाबू जगजीवन राम को ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक नहीं कहा, और दलित समाज भी नहीं मानता है। फिर ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 69 में, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इंदिरा जी के साथ ये खड़े हो गए। फिर 70 से 74 तक ये डिफेंस मिनिस्टर रहे, और आपके पास शायद एक पिक्चर है कि जंग के मैदान में सैनिकों के साथ इन्होंने खड़ा होकर उनका हौसला बढ़ाया, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो है ढाका में सरेंडर किए। दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी सेना ने सरेंडर नहीं की है। तो बाबूजी के बारे में अभी जो पिछली पीढ़ी है जाने दीजिए, ये तो गाली गलौज वाली पीढ़ी। जो नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि बाबूजी का दलित मिडिल क्लास पैदा होने में कितना हिस्टोरिक योगदान रहा है। जी।
तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे। ये तो आप कह रहे हैं, हम लोग कई बार इस पे चर्चा भी किए हैं, और लेकिन ये कैसे अचानक जो चर्चा कर रहे हैं कमल भारती साहब कि वो खलनायक की भूमिका में वो कैसे दलित समाज ने ही तब्दील कर दिया। अभी ये कुछ ही मेन दिन स्ट्रीम मीडिया पहले ने तारीफ नहीं की, लेकिन जिस मिडिल क्लास के निर्माण में जगजीवन बाबू की एक बड़ी भूमिका थी, क्या वही मिडिल क्लास उनको खलनायक के रूप में पेश किया? और कमल भारती साहब ने लिखा है कि ये तुलना अनावश्यक थी, अंबेडकर और बाबूजी की तुलना अनावश्यक थी। जी। डॉक्टर साहब, कभी मौका आएगा तो मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि आधुनिक दलित का जिसने जिसने भी भला किया है, हम्म। उसको आधुनिक दलित अपना एनिमी मानता है। हाँ, एकदम तथ्य मेरे पास हैं। बताइए जिस जरा, हम्म, बताइए। आप बताइए कि आपके साथ थोड़ी सी बात हुई है, इंदिरा गांधी के समय दलित तो समाज देश का लोगों ने दामाद घोषित कर दिया। जो हम्म। भी स्कीम जो आज 1975 में हाई स्कूल किए हों, आपके व्यूअर हों, उनसे पूछिए वो, या खुद आप आपके कमेंट में लिखें कि किस तरह से चारों तरफ शेड्यूल कास्ट, हरिजन, शेड्यूल कास्ट, ये है योजना, ये है योजना, ये है योजना, ये है योजना। तो इंदिरा गांधी, क्या किसी दलित घर में इंदिरा गांधी का फोटो देखा है आपने? किसी दलित घर में बाबूजी का फोटो देखा है आपने? जो हम्म। इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ है बाबा साहब के विचार पर, जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जहाँ जहाँ सरकारी कंपनी की जरूरत है वहाँ सरकारी कंपनी हम बनाएंगे, और जहाँ जहाँ प्राइवेट की जरूरत है वहाँ हम प्राइवेट बनाएंगे। और आज लाखों लाख दलित अच्छा पैसा कमाते हैं पब्लिक सेक्टर से। किसी ने दलित के घर में नेहरू का फोटो देखा है आपने? राजीव गांधी ने जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो शुरू किया था, एक एक दलित को हमारे जेएनयू में 3-3, 4-4 नौकरी मिल गई। किसी ने राजीव गांधी का जो है फोटो अपने घर में रखा है। तो यह इस पर एक खास अध्ययन होना चाहिए कि दलित ऐसा क्यों करता है। और मैं इसलिए डॉक्टर साहब, इसलिए भी जरूरी मैं मानता हूं, क्योंकि आप तो जानते हैं मेरे पास एक समय 4 कॉलम थे। पायनियर में वीकली कॉलम था, नवभारत टाइम्स में फोर्टनाइटली था, दैनिक भास्कर में फोर्टनाइटली था, सहारा, राष्ट्रीय सहारा में वीकली कॉलम था। तो बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं तब से, और अब तो थोड़ा कम कर दिया हूं। दलितों को, जो इंडिया का पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल क्लास है, वह यह मानता है कि दलित आर अनट्रस्ट वर्दी, दलित भरोसे लायक समाज नहीं है। इनका जिसने भी भला किया है उसी को ये गाली दिए हैं। तो आप वो क्यों फिर दलित के लिए कोई नई चीज करें? तेलंगाना में इतनी बहुत बड़ी सी बाबा साहब की स्टैचू बन रही है। बाबा साहब के नाम से चौक और चौराहे चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि दलित समाज यही चाहता है। इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ्रीशिप इंट्रोड्यूस किया जाए। दलित समाज की डिमांड ये नहीं है। दलित समाज के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव किया जाए, लोगों को नौकरियां मिले। दलित समाज की डिमांड ये नहीं है, और जो इसको करेगा उसको दलित समाज गाली देगा। ऐसी इमेज दलित समाज की बन गई है, जिसने बाबू जगजीवन राम को गालियां दी हैं, जो कमल भारती साहब बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। अगर वो दिल्ली में रहे होते तो कहीं लीडर रहे होते। वो छोटी शहर में रह के थोड़ा उतना ऊंचाई नहीं हासिल कर पाए। तो अब मैं भी देखता हूं, मतलब कि आप ये बताइए कि 1950 में जब 10 रुपए नहीं पहुंच सकते थे दलित बस्ती में, उस समय लाखों लाख लोगों को पोस्ट ऑफिस, रेलवे और टेलीग्राफ में नौकरी मिली। अब दलित समाज की शान बढ़ाई इन्होंने। बाबूजी लोग कहने लगे इनको। और आप इनके मंत्रालय तो देखिए,
1946 में लेबर मिनिस्ट्री मिली, जिसको पहले बाबा साहब जिसके मंत्री थे वायसराय के कैबिनेट में। इसके बाद 1952 से 57 तक परिवहन एवं संचार मंत्री रहे, यानी वही पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ मंत्री रहे। 57 से 62 तक रेल मिनिस्टर रहे। 1967 से 70 तक फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। 69 से 71 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और फिर डिफेंस मिनिस्टर बने। फिर बाद में कांग्रेस के बाहर जनता पार्टी में ये बन गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो दलित समाज की जो दलित मिडिल क्लास की नींव बाबू जगजीवन राम रखे। और मैं डॉक्टर साहब 2 सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप इस पर थोड़ा चिंतन मनन करें। एक फोटो है, मैं आपको भेजा हूँ, जिसमें पंडित नेहरू की इंटरिम कैबिनेट में बाबा साहब और बाबू जगजीवन राम दोनों लोगों की फोटो साथ है उस ग्रुप फोटोग्राफ में। मैं अभी तक यह कोशिश करता रहा हूँ यह जानने के लिए कि क्या बाबा साहब और बाबूजी में कभी कोई लड़ाई हुई थी? क्या कैबिनेट में बैठ करके ये चाय और बिस्किट शेयर नहीं करते थे? अगर लंच होता रहा होगा उस समय की कैबिनेट की बैठक में, तो क्या लंच नहीं करते थे? क्या कभी इनके में मारपीट और झगड़े कोई, कभी बाबा साहब ने बाबूजी के खिलाफ कुछ लिखा है, कभी बाबूजी ने बाबा साहब के खिलाफ कुछ लिखा है? तो यह कैसे दलित समाज के दिमाग में यह कैसे बात आई कि लोग ये समझते हैं कि बाबूजी बाबा साहब के दुश्मन थे। कांग्रेस ने इनका इस्तेमाल बाबा साहब को छोटा करने के लिए किया। अरे दोनों लोगों में 20-22 साल की उम्र का फर्क है। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली की एक घटना है, बाबूजी के डेथ के बाद की है घटना। एक डिप्टी स्पीकर हॉल में एक गोष्ठी चल रही थी, उसमें प्रीतीश नंदी थे। नंदी भाषण दे रहे थे और उन्होंने बाबूजी के बारे में बोलते बोलते यह कह दिया कि जब बाबू जगजीवन राम बॉम्बे लैंड करते थे तो डायमंड का रेट बढ़ जाता था। मेरे सामने 10-12 कुर्सियां थी, अगर 10-12 कुर्सियां नहीं हुई होती तो मैं जंप करके उनके ऊपर जाकर के उनका गला मरोड़ देता। इतना जोर से चिल्लाया, शट अप यू ब्लडी कास्टिस्ट। तो बाबूजी के बारे में इतनी अफवाहें। आज किधर उनकी संपत्ति है? उनकी बेटी तो कहीं 2 बेडरूम के कहीं वो फ्लैट में रहती हैं, कहाँ सारी संपत्ति चली गई? तो बाबूजी के खिलाफ एक जो ये राष्ट्रवादी टाइप के हैं, ये इतना ज्यादा अफवाहें फैलाया। और इसलिए मैंने आपसे एक इंटरव्यू में कुछ कहा है, उसको बहुत सोच समझ कहा है। आधुनिक दलित समाज के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो पॉलिटिकल समझ है, उसमें बहुत सारा आरएसएस सेंटिमेंट चला गया है। उसमें बहुत सारा कारण क्या जी, कारण क्या इसका रहा होगा कि इस तरह का जो है, फैक्चुअल तो कोई बात है नहीं, फैक्ट्स आंकड़ों के साथ कोई बात होती नहीं, कोई भाषण उनका कोई पढ़ता नहीं, तो ये खाली र्यूमर फैलाया गया, कानाफूसी। देखिए, अब हमारे पास प्रमाण होता तो हम तो देखिए, हम इतना रिसर्च करके लाए हुए हैं। प्रमाण किताब है राजेंद्र बाबू की, सबको पढ़ना चाहिए किताब। तो मुझे लगता है कि जो आरएसएस जो है, आप जानते हैं, यह एक सेक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। यह अपने लोगों को किसी का नाम गौतम रख करके, किसी का नाम कुछ रख करके टाइटल दलित समाज में छोड़ देते हैं रूमर फैलाने के लिए। और मुझे तो कोई एक और कह रहे थे कि 1-2 ट्विटर हैंडल हैं ऐसे जो चल रहे हैं, उसमें बहुत सारा आईटी सेल द्वारा वो प्रमोट होता है। तो अब ये एक रहस्य की बात है कि बाबा साहब के खिलाफ, बाबूजी के खिलाफ इतना क्यों अभियान चलाया गया।
आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, शायद पुरानी पीढ़ी के दलित लोगों को मालूम होगा, पानी पांडे। पानी पांडे रेल प्लेटफॉर्म पे नौकरी मिलती है। तो उस समय जो है रेलवे के प्लेटफॉर्म, जब बाबूजी 1957 में बने, मेरे जन्म के 1 साल पहले जब रेल मंत्री बने, तो सारे स्टेशन पर पानी की सुविधा नहीं थी। तो इन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों को हर स्टेशन पर एक व्यक्ति को परमानेंट नौकरी दिया, लोगों को पानी पिलाने के लिए, और उनका नाम कर रख दिया पानी पांडे। लेकिन लोगों को मालूम ही हो गया कि ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं। ये कोई छोटी क्रांति है। 1957 में वाल्मीकि समाज के लोगों को रेलवे में पक्की नौकरी देके और यह कहना कि ये पानी पांडे यही पानी पिलाएंगे, ये कोई छोटी बात है। उन्होंने अपने चलिए स्कूल जी अपने जी चंद्रभान जी जी हाँ, अपने स्कूल में 2 घड़े होते थे, एक मुसलमानों के बच्चों के लिए, एक हिंदू बच्चों के लिए। इन्होंने हिंदू वालों में से एक बार पानी पी लिया तो इन पर डांट पड़ी, तो इन्होंने कहा पानी हम कैसे पिएंगे, तो तीसरा घड़ा रख दिया। उस घड़े को इन्होंने फोड़ दिया, फिर एक घड़ा रखा गया, उसको भी फोड़ दिया, फिर एक घड़ा रखा गया, उसको भी फोड़ दिया। तो ये सब सारी चीजें हैं, और हम तो ये इसी बात पर बहुत सोचते हैं। बीएचयू में पढ़ने गए तो एक कहार जाति का व्यक्ति था या कुम्हार, वो जो है मेस का बर्तन धुलता था, तो मेस में इनका बर्तन छोड़कर सब सारे बच्चों का धुल देता था वो। तो इन्होंने उस समय के जो भी रहे होंगे ऑफिसर, उनसे कहा कि मुझे बाहर रहने की अनुमति दीजिए, मेरा बाल यहाँ नहीं कोई काटता है। तो उनका एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा है रुइया हॉस्टल में, ये राजेंद्र बाबू ने जो किताब लिखी इसमें से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उसके साथ शिफ्ट कर देते हैं। वो खाना बनाता है, आप भी खाना बनाइए खाइए। तो बोले मुझे फर्स्ट क्लास पास करना, बीएससी बनाऊंगा, खाऊंगा तो कैसे, तो टाइम मेरे पास कहाँ मिलेगा। तो इन्होंने इनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि बिड़ला फेलोशिप पाने वालों को बिड़ला हॉस्टल में रहना पड़ता था। तो स्पेशल परमिशन से ये गए वहां पर, बनारस में रहने लगे, शहर में होटल वगैरह में खा लेते थे। बाद में जिसका वो भी कोई लोअर कास्ट का ही था, जो जगह इनको दिया था किराए पर, उसने मना कर दिया। तो इन्होंने कहा मैंने तुमको एडवांस दे दिया है, तो बीच बचाव करने पर वो तैयार हुआ। फिर उन्होंने कहा इतनी जातिवादी व्यवस्था काशी में है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। तब कलकत्ता चले गए, जहाँ उनके भाई कंपाउंडर थे। तो वेस्ट बंगाल तो थोड़ा अच्छी सोसाइटी तब भी थी। तो इस तरह के संघर्ष करने के बावजूद फिर जो है स्वतंत्रता आंदोलन में आ जाना, और फिर अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीतना, और इतने बड़े बड़े मंत्रालय जिसके लिए तरसते हैं लोग आज भी, वो इनको मिला। तो ये दलित समाज को तो गौरव करना चाहिए ना। आप बाबा साहब के अलावा सारे आइकन्स को आप खत्म कर दीजिए, तो फिर आप तो तुम बिल्कुल एम्प्टी वेसल है, खाली वेसल है, कुछ है ही नहीं। ठीक है चंद्रभान जी, शुक्रिया, आपने बहुत सी अच्छी जानकारी दी, और आपसे लगातार इस पे चर्चा करता रहूंगा कि तथ्य के साथ समीक्षा बेहद जरूरी है। ये विशेष था बाबू जगजीवन राम स्मृति शेष का ये विशेष एपिसोड है। पूरा वीडियो देखना न भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर जानकारी नहीं है तो बचाव नहीं हो सकता है। शुक्रिया। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम, जय बाबूजी।